गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, अपन जनन तंत्र की बात कर रहे थे, ठीक है। नर जनन तंत्र में अपन वर्षण की संरचना पढ़ रहे थे। तो वर्षण की सामान्य संरचना के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, एक शब्द लिखा हुआ आपके सामने, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म या गुप्त वर्षणता, ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था क्रिप्टोऑर्किडिज्म किसको बोलेंगे। तो जब वर्षण उदर गुहा से वर्षण कोश या स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। यानी जब वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में या स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ठीक है। अब यदि वर्षण उदर गुहा में रह जाते हैं तो उन वर्षणों को शल्य क्रिया द्वारा वर्षणों को वर्षण कोश में लाना ठीक है। शल्य क्रिया द्वारा क्या करते हैं? वर्षणों को अपन वर्षण कोश में लाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुप्त वर्षणता। तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म या गुप्त वर्षणता किसको बोलेंगे? जब वर्षण उदर गुहा में ही रह जाते हैं, उदर गुहा से वर्षण कोश में नहीं आ पाते हैं, उस अवस्था को क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। जब ये उदर गुहा के वर्षण हैं, इनको शल्य क्रिया के द्वारा वर्षण कोश में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद देखो, अपन वर्षण के बारे में पढ़ रहे थे और वर्षण की अपन ने सामान्य बातें पढ़ ली थी। अब देखो, आपके सामने मैंने वर्षण का एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। इस डायग्राम से अपन वर्षण की लगभग पूरी संरचना को समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आवरण की, कि जो वर्षण है, वर्षण के ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं। तो देखो, वर्षण है, वर्षण के ऊपर मैंने एक आवरण तो बनाया है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, एक बनाया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और एक आवरण बनाया है ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ठीक है। तो कहने का मतलब वर्षण के ऊपर कितने आवरण मिलेंगे? 3। वर्षण के ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं। अब देखो, सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस। हिंदी भी लिख देता हूं इनकी, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये वर्षण का सबसे बाह्य आवरण है। तो वर्षण का सबसे बाह्य आवरण कौन सा होता है? ट्यूनिका वेजिनेलिस।
ये दोहरा आवरण होता है। कैसा आवरण है? दोहरा आवरण। तो देखो इसकी मैंने दो आवरण बनाए हैं, ये बाहरी आवरण, ये आंतरिक। ये दोनों आवरण किसके भाग हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस के। तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, वर्षण का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है। अब देखो ट्यूनिका वेजिनेलिस के नीचे कौन सा आवरण है? जो मैंने ये कलर बनाया है, ठीक है, ब्लू। ब्लू वाला जो आवरण है, ये आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ध्यान रखना ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये मध्य आवरण है। कौन सा आवरण है? मध्य आवरण। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना इस आवरण की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक ऐसा आवरण है जो वर्षण को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, तो वर्षण का कौन सा ऐसा आवरण है जो इसको चारों ओर से घेरता है? याद रखना ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये देखो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये वर्षण को चारों ओर से नहीं घेर रहा है। ठीक है, लेकिन ट्यूनिका एल्बुजिनिया वर्षण को चारों ओर से घेर रहा है। तो वर्षण को चारों ओर से घेरने वाला एकमात्र कौन सा आवरण है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तीसरे आवरण की बात करते हैं। तो सबसे आंतरिक आवरण कौन सा है? ट्यूनिका वैस्कुलरिस। वैस्कुलरिस। ठीक है, सबसे क्या है ये? आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण। क्लियर बात? ये तो हो गए वर्षण के तीन आवरण। सबसे बाहरी ट्यूनिका वेजिनेलिस, मध्य आवरण एल्बुजिनिया जो वर्षण को चारों ओर से घेरता है, और सबसे आंतरिक स्तर ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ठीक है, ये तो बात इसकी हो गई वर्षण के आवरण की या चारों ओर से घेरने वाली संरचना। अब इसके बाद बात करें अपन, जो वर्षण है ये अंदर देखो दो भागों में आपको विभक्त दिख रहा है। ये बाहरी भाग है और ये आंतरिक भाग है। ठीक है, तो वर्षण एक तो बड़े कोष्ठ में बटा होता है जो बाहरी आवरण होता है, बड़ा कोष्ठ बाहरी, और एक छोटा कोष्ठ होता है जो आंतरिक होता है, यानी अंदर की ओर होता है। तो जो अंदर की ओर होता है, इस छोटे कोष्ठ में सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है। छोटे कोष्ठ में अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है। और सूक्ष्म नलिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं? वर्षण जालक। क्या बोलेंगे? वर्षण जालक। ठीक है, तो इन सब चीजों को डायग्राम से क्लियर कर लेना भाई। जो छोटा कोष्ठ होता है उसमें सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है, और सूक्ष्म नलिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं? वर्षण जालक। ठीक है, जो बड़ा कोष्ठ होता है, इस बड़े कोष्ठ में देखो ऐसी अनेक पालियां होती हैं, दिख रही है? ये है पाली, क्या बोलते हैं इनको? वर्षण की पालियां या लोब्स। तो ये है वर्षण पालियां या लोब्यूल्स। ठीक है, तो वर्षण के अंदर ऐसी लगभग 250 से 300 पालियां पाई जाती है। वर्षण का जो बड़ा कोष्ठ होता है, उस बड़े कोष्ठ के अंदर लगभग 250 से 300 पालियां पाई जाती हैं। अब यहां पर देखो आपको 6-7 पालियां दिख रही है, लेकिन वर्षण में ऐसी टोटल कितनी पालियां होती हैं? 250 से 300 पालियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो वर्षण पालियां हैं,
इसमें देखो मैंने ये नलिकानुमी संरचनाएं बनाई हैं। वर्षण पाली के अंदर क्या बनाई है? नलिकानुमा संरचनाएं रेड कलर से बनाई है। ये जो नलिकानुमा संरचनाएं हैं ये एक पाली में 2 भी हैं और 3 भी हैं। तो कहने का मतलब ये जो लाल रंग की नलिकानुमा संरचनाएं हैं इनको क्या बोलते हैं? तो इनको अपन क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिकाएं, या दूसरा नाम क्या इसका? रेता नलिकाएं। तो प्रत्येक पाली में 2 या 3 क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं या रेता नलिकाएं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो दोबारा से आ जाओ। बड़े कोष्ठ में लगभग 250 से 300 पालियां पाई जाती हैं। ठीक है, और एक पाली में 2 से 3 क्या मिलेगी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एक पाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर बात? अब ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं को वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्लियर बात? अब देखो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये शुक्र जनन नलिकाएं किसमें खुल रही है? वर्षण जालक में। शुक्र जनन नलिकाएं किसमें खुल रही है? देखो, वर्षण जालक में। ठीक है, इन शुक्र जनन नलिकाओं को संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें किसका निर्माण होगा? शुक्राणु निर्माण होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, शुक्राणु कहां बनते हैं? वैसे तो अपन ने पढ़ा शुक्राणु वर्षण में बनते हैं। वर्षण में कहां? तो ध्यान रखना शुक्राणु का निर्माण इन शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होगा? शुक्र जनन नलिकाओं में। ठीक है, तो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए ये क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। अब देखो ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये शुक्र जनन नलिकाएं किसमें खुल रही हैं? वर्षण जालक में। ठीक है, अब ये वर्षण जालक है, ये वर्षण जालक आपस में संयुक्त होकर के 15 से 20 नलिकाएं बनाता है। वर्षण जालक संयुक्त होकर के क्या बना रहा है? ये ऐसी 15 से 20 नलिकाएं बनाता है। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्र अपवाहक नलिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? शुक्र अपवाहक नलिकाएं। तो कहने का मतलब शुक्राणु कहां बने? शुक्र जनन नलिकाओं में। शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु कहां आएंगे? वर्षण जालक में। वर्षण जालक से शुक्राणु कहां जाएंगे? शुक्र अपवाहक नलिकाओं में। और ये शुक्र अपवाहक नलिकाएं किसमें खुलती हैं? अधिवर्षण में या एपिडिडाइमिस में। तो ये जो संरचना है ये किसकी है? अधिवर्षण की। ठीक है बच्चों, शुक्र जनन नलिकाएं किसमें खुलेगी? वर्षण जालक में। वर्षण जालक किसमें खुलेगा? शुक्र अपवाहक नलिकाओं में। और शुक्र अपवाहक नलिकाएं किससे जुड़ती हैं? अधिवर्षण से। ठीक है, अब अधिवर्षण यहीं पर देख लो, पहले इसी को बता देता हूं मैं। जो अधिवर्षण है ये कुंडलित नलिकानुमा संरचना होती है। अधिवर्षण क्या है? कुंडलित नलिकानुमा संरचना होती है। इस अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? 3 भाग। मैंने 3 भाग लिखे हैं। नंबर 1 जो सबसे प्रारंभिक भाग है इसको क्या बोलते हैं? कैपर। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्पस। और तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? कोडा। या अंतिम भाग को क्या बोलेंगे? कोडा।
तो कैपट, कॉर्पस और कोडा अधिवर्षण 3 भागों में विभक्त होता है क्या अधिवर्षण? तो ध्यान रखना, अधिवर्षण एक कुंडलित नलिकानुमा संरचना है जिसके 3 भाग हैं, कैपुट, कॉर्पस और कोडा। ठीक है। दूसरी बात आती है इसके कार्य की। तो अधिवर्षण के 2 कार्य आपको याद रखने हैं, 2 कार्य इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो इस अधिवर्षण में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है। अधिवर्षण में क्या होगा? शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है। क्लियर बात? और दूसरा कार्य यहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो अधिवर्षण के 2 कार्य याद रखने आपको। पहला कार्य, अधिवर्षण में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है और दूसरा कार्य है अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। ठीक है, ये अधिवर्षण की बात कर ली अपन ने बीच में। अब देखो एक बार दोबारा से आ जाओ, ये अपन ने वर्षण की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। तो वर्षण के अंदर क्या है? मुख्य रूप से वर्षण पालियां जिनमें क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, तो अब अपन किसकी बात करेंगे? शुक्र जनन नलिकाओं की। ठीक है, अब देखो शुक्र जनन नलिकाएं, तो ध्यान रखना बच्चों, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। और शुक्र जनन नलिकाएं किसमें मिलेगी? वर्षण पालियों में। ठीक है, अब देखो अपन बात किसकी कर रहे हैं? शुक्र जनन नलिकाओं की। शुक्र जनन नलिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इस शुक्र जनन नलिका का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसको रेता नलिका भी कहते हैं। रेता नलिका। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एक डायग्राम बना, ये अपन ने एक शुक्र जनन नलिका ली है। ये क्या बनाई है? एक शुक्र जनन नलिका। अब देखो, पहले देखो ये जो शुक्र जनन नलिका है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिका है, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 नर जनन कोशिका। ठीक है, और दूसरी कौन सी है? सर्टोली कोशिका। ध्यान रखना बच्चों, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नर जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका के अंदर। ठीक है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बना रहे हैं अपन। ये स्तंभाकार या खंबे नुमा संरचनाएं हैं। ये तो क्या होती है? कौन सी सेल है ये? तो ये ध्यान रखना, सर्टोली कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा अनेक असंख्य क्या पाई जाती हैं? नर जनन कोशिका या नर जर्म सेल भी बोलते हैं वो। ठीक है, ये असंख्य क्या है? नर जर्म कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो रेड कलर की बनाई है मैंने, ये तो क्या है? ये है सर्टोली कोशिकाएं।
एक मिनट। अब देखो, जैसे एक वर्षणपाली है, उसमें मैंने बताया 2 या 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो अपन एक शुक्र जनन नलिका की बात कर रहे हैं। अब ये एक शुक्र जनन नलिका है, इसके चारों ओर स्पेस पाया जाता है। चारों ओर क्या मिलेगा? स्पेस। ऐसे, ठीक है, चारों ओर क्या मिलेगा आपको? स्पेस। फिर इधर दूसरी शुक्र जनन नलिकाएं आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब इसके बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस। क्या मिलेगा? स्पेस। इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश। शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उनके मध्य क्या पाया जाता है? स्पेस या अवकाश पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अंतराली अवकाश। ठीक है, इस अंतराली अवकाश में कौन सी कोशिकाएं मिलेगी आपको? लेडिंग कोशिकाएं। अंतराली अवकाश में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? लेडिंग कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो, ये जो अंदर मैंने संरचना बनाई है, ये तो क्या है? सर्टोली सेल। सर्टोली कोशिकाएं, ये हैं जनन कोशिकाएं, या इनको जर्म सेल भी बोलते हैं। जनन कोशिकाएं या जर्म सेल। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो जर्म सेल्स होती हैं, ये नर जर्म सेल्स मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का। तो ध्यान रखना, नर जर्म कोशिकाएं हैं या जनन कोशिकाएं हैं, ये जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का। तो शुक्राणु कौन सी कोशिकाओं से बनेंगे? नर जनन कोशिकाओं से या नर जर्म कोशिकाएं। तो नर जर्म कोशिकाओं का काम क्या हो गया? शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, अब दूसरी कोशिकाएं कौन सी हैं? सर्टोली कोशिकाएं। तो देखो, ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, सर्टोली कोशिकाएं, इन सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये शुक्राणु को सहारा और पोषण प्रदान करते हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करेगी? शुक्राणु को सहारा और पोषण प्रदान करते हैं। अब देखो, ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, इन नर जर्म कोशिकाओं से क्या बनेंगे? शुक्राणु। और ये शुक्राणु किसमें धस जाते हैं? सर्टोली कोशिकाओं में। ठीक है, शुक्राणु बनने के बाद कहां धसे होते हैं? सर्टोली कोशिकाओं में। तो कहने का मतलब, सर्टोली कोशिकाएं क्या कर रही हैं? शुक्राणु को सहारा या आलंबन प्रदान करती है, सहारा या आलंबन प्रदान करती है और इनको पोषण प्रदान करती हैं। इसके बाद शुक्राणु मध्य गुहा में आ जाते हैं। सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेने के बाद शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे? मध्य गुहा में। ठीक है, अब ये सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को सहारा दे रही हैं, पोषण दे रही हैं, इसलिए इनको नर्स या मातृ कोशिकाएं भी कहते हैं।
ठीक है। सर्टोली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? नर्स या मातृ कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और उनको सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो अपन ने दोनों कोशिकाओं की बात की, नर जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं और सर्टोली कोशिकाएं इनको पोषण और सहारा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो सर्टोली कोशिकाओं की शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर क्या पाया जाता है? अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी? लेडिंग कोशिकाएं। ये लेडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? तो ध्यान रखना, लेडिंग कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन का। लेडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं? हार्मोन का स्राव करती हैं। किस हार्मोन का? एंड्रोजन। और एंड्रोजन का कौन सा रूप? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा किसका स्राव होगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।